हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इडुपोर्ट इंडिया पे। कल जो है अम्ल, क्षार और लवण का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखाए थे और जितना लिखवा दिए हैं लास्ट के वीडियो में जाके देख लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में। और कल कुछ क्वेश्चन में दिक्कत था ना, उसको एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार पूछे। क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है वर्षा, जबकि वर्षा जल होता है ना। यही क्वेश्चन था ना। चलो लिखो, यानी कि शुद्ध जल क्यों नहीं होता विद्युत का चालक। ठीक, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है। ठीक, लिखो लिखो आसुत जल विद्युत का सुचालक नहीं है। आसुत जल विद्युत का सुचालक नहीं है। आसुत जल विद्युत का सुचालक नहीं है क्योंकि यह बिना किसी घुले हुए आयनों के शुद्ध जल हैं। बिना किसी घुले हुए आयनों के शुद्ध जल हैं। आयनों के शुद्ध जल हैं। दूसरी ओर, लिख लिया यहां तक, आयनों के शुद्ध जल हैं। फिर से मिलाओ, आसुत जल विद्युत का सुचालक नहीं है क्योंकि यह बिना किसी घुले हुए आयनों के शुद्ध जल हैं। दूसरी ओर वर्षा जल में घुले हुए लवण और खनिज होते हैं। दूसरी ओर वर्षा जल में घुले लवण और खनिज होते हैं। लवण और खनिज होते हैं जो आयनों में विघटित हो जाते हैं। दूसरी ओर वर्षा जल में घुले हुए लवण और खनिज होते हैं जो आयनों में विघटित हो जाते हैं। जो आयनों में विघटित हो जाते हैं और इससे विद्युत का संचालन होने लगता है। और इससे विद्युत का संचालन होने लगता है। और इससे विद्युत का संचालन होने लगता है। ध्यान दो, आश्रित जल मतलब होता है एक तैयार किया जाता है ना। किससे तैयार किया जाता है? समुद्र के पानी से तैयार किया जाता है। आसुत जल तैयार किया जाता है किस विधि से? तो आसवन विधि से। किस विधि से? आसवन विधि से। ध्यान रखना, 9th में पढ़ा जाता है इसको। ठीक, और ये जो आसुत जल है ना, इसमें क्या लिखाया गया है तुमको कि बिना किसी आयन में घुले होते। ये जो आसुत जल है ये बिना किसी आयन में घुले हुए शुद्ध जल होते हैं। ठीक, अब वर्षो जल शुद्ध जल है ऐसा नहीं। वर्षो जल में देता है कि शुद्ध जल, यानी कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है। हाँ, लेकिन ये आसुत जल जो है ये बिना किसी आयन में घुले हुए हैं। ठीक, बोलेगा आसुत जल कैसा? तो बिना किसी आयन में घुले हुए जल कौन है? आसुत जल है। तो जखने आयन नहीं रहेगा तो विद्युत का संचालन होगा? नहीं होगा। उसके बाद बोला गया है वर्षा जल। क्या बोला गया है? तो वर्षा जल में बोला गया है, वर्षा जल में कौन चीज? तो लवण रहता है और कौन चीज रहता है? रे खनिज रहता है। कौन चीज रहता है? खनिज। तो लवण हम जानते हैं NaCl है। ये भी जानते हैं आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक आयन का आदान प्रदान करता है। कौन चीज में टूटेगा? रे Na+Cl- में। जखने Na+Cl- में छूटा दी क्या हो गया? इसमें विद्युत का संचालन होगा क्योंकि इसमें आयन में विघटित हो रहा है। जखने आयन विघटित होगा तो इसमें क्या होगा? विद्युत का संचालन होगा। तो आप पता कर लोगे कि आशुद्ध जल में विद्युत का संचालन क्यों नहीं होता है, अब वर्षा जल में होता है। कोई दिक्कत? लिख लोगे ना अपने से। ठीक, और कोनो क्वेश्चन दिक्कत? अम्ल क्षार देखो, रिवीजन करो जाके तुम लोग, दिक्कत हो पूछो। ठीक, अब क्या करना है? क्वेश्चन बैंक जाके देखना, एक के बार देखना वो कोनो क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है नहीं। क्वेश्चन बैंक में दिक्कत नहीं, वो के आधार पर जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक, जैसे 5 नंबर तोरा बोले थे। ठीक, अभी हम उसका रिवीजन भी करवाएंगे। ठीक, पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, और ये एक तरह से रिवीजन होगा, ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे पास
ऑब्जेक्टिव का लाए हो सेट? नहीं लाए हो, कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो पूछ लेते हैं। बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है? 10.5। ठीक है, बहुत अच्छा। बता ना जठर रस का pH मान कितना होता है? 1.2 होता है। ठीक, बहुत अच्छा। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एंटासिड। एंटासिड नहीं देगा ना ऑप्शन, तो देगा MgOH का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बताना लिटमस बिलियन का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? बैगनी होता है। ठीक, किस वर्ग के पौधे से प्राप्त होता है? थेलोफाइटा। कौन नाम बताया तुझे? लीचेन या लाइकेन दिया जाता है। अच्छा बताइएगा, संश्लेषित सूचक का नाम बताओगे? फिनोप्थेलिन और अच्छा बताओ मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल को क्या कर देता है? बताओ मेथिल ऑरेंज अम्ल को क्या कर देता है? अम्ल मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अक्षार पीला। मेथिल देखे, हाँ इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अब बहुत जगह कुछ लिखल रहेगा, जी अभी लिख देंगे वह सही होगा, ध्यान रखना। यह ध्यान हो तोरा रखना है। मार्कर से नहीं दिखता है, ग्रीन नहीं ना है? ठीक, देख इधर मेथिल ऑरेंज। अब तोरा से पूछेगा यह दुग्ध संश्लेषित सूचक अच्छे है, और तकर बाद जो हल्दी है प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक। संश्लेषित मेथिल ऑरेंज, ध्यान रखना। एसिड क्या और बेस। एसिड मतलब अम्ल और बेस मतलब क्षार। देखिए एसिड जो है ना मेथिल ऑरेंज को लाल बनाता है। क्या बनाता है? आई पीला। ध्यान रख। अब फिनोप्थेलिन की बात करते हैं। ठीक, क्या? फिनोप्थेलिन। देख ये जो है फिनोप्थेलिन सफेद या रंगहीन कहते हैं। जैसा रहता है ओने रह जाता है, बदलाव नहीं होता। सफेद या रंगहीन, ध्यान रखना। ये जो क्या करता है? गुलाबी करता है। क्या करता है? जब लुसेंट में जाएगा तो बदलने हैं, पीला लिखने हैं। क्या लिखना है? ध्यान रखना। थोड़ा ध्यान क्या रखना है? गुलाबी ही ध्यान रखना। यही सही है, तुम्हारी बुक में भी दिया गया है और आगे भी हर एक किताब में दिया गया। ठीक, तो बोलेगा मेथिल अम्ल जो है मेथिल ऑरेंज को क्या करता है? लाल करता है। क्षार फिनोप्थेलिन को ध्यान रहेगा। अब बताना अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। अम्ल लिटमस को क्या करता है? क्षार क्या करता है? लाल को क्या करता है? यानी कि लाल को नीला कौन करता है? क्षार। यह हम की करता है पता है? कहेगा कि इनमें से कौन से जो दिया गया कौन सा यौगिक नीले को लाल में बदलता है? नीला को लाल में बदलेगा तो वो अम्ल होगा। ये क्वेश्चन बताए थे थोड़ा डिस्कशन में कि नीला को लाल में बदलो क्या होगा? अम्ल होगा। ऑप्शन में कौन सी था? HCl। क्या था? HCl। तो भाषा बदलेगा, थ्योरी सब क्या रहेगा? वही रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे बनेगा। ठीक, समझ गया? तो इसी तरह समझ आ गया ना, इसमें नहीं भूलेगा। ठीक, आगे देखो। अब बोलेगा पेट की अम्लता को दूर करने के इसका इस्तेमाल एंटासिड। ठीक है, बताइए बताओ एसिडिटिक, थोड़ा बताएं। एसिडिटिक मतलब कि जो चीटी के डंक कर लेता तो ओकरा मतलब कि दूर करने के चीटी के डंक बेकिंग सोडा। क्या क्या इस्तेमाल होता है? बेकिंग सोडा के बारे में कल बता दिए थे, सब बोले थे नहीं, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा हो गया, धोबन सोडा हो गया, इसका तो सूत्र पूछ ले जाता है। अगर उपयोग ज्यादा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? उपयोग। तो बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है, चीटी और डंक को काट लेगा ना, चीटी उटी काट लेगा तो में लगा दोगे बेकिंग सोडा, जरा खाबर सोडा बोलते हो, खाने का सोडा। पूछा जाता है कि खाना को शीघ्रता से पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? बेकिंग सोडा। किसका इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? इसी का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना? एक ध्यान रखेगा। इसी में पूछा जाता है बेकिंग पाउडर को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? ध्यान रखना, बेकिंग पाउडर में टार्टिक अम्ल और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने में। किसका? बेकिंग, उसमें टार्टिक अम्ल का भी मिश्रण होता है। ध्यान रखना, टार्टिक अम्ल पाया किसमें जाता है? टमाटर में, इमली में। इमली में, टमाटर में कौन है? इमली में टार्टिक अम्ल। टार्टिक अम्ल का मिश्रण किसमें होता है? बेकिंग पाउडर में भी होता है। किसमें? बेकिंग। ध्यान रहेगा। बोलेगा अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। तो ध्यान रखना, विधि तो बतेबे किए थे कल तोरा कि कितना निर्माण होगा। समीकरण तुमको रिवीजन करोगे समझ आ जाएगा, और समझा भी देते आयन का आदान प्रदान होता है, सब बता देते। तुम लोग नए अगर कोई देखा है जाके देख लेगा वीडियो में, ठीक, तब समझ रहेगा, पूछ लेगा, समझ गया। और वो देख लेने के बाद सब भी बताए। ठीक, एक बताओ बेकिंग सोडा हो गया, सब उपयोग पूछ ले बेकिंग सोडा। अब बताओ कांच, साबुन, कागज के निर्माण में का उपयोग होता है? पूछल क्वेश्चन है।
धोबन सोडा क्या कर, और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोबन सोडा कैसे बना, बताओ कर सूत्र क्या होता है। समीकरण में हमेशा Na2CO3 ही बनता है, TnH2 नहीं बनता है, जाना डेकाहाइड्रेट बन जाता है सिर्फ, समझ गया। तो ये बन गया मतलब कौन सी का निर्माण हो रहा है, धोबन सोडा। तोरा हमेशा बोलते हैं ना सोडियम कार्बोनेट देगा, धोबन सोडा देगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो देगा तो Na2CO3 देता है। ऐसे तुम लोग बोलता है ना, तुमको सिखाए थे ना, क्वेश्चन पूछा था कि धोबन सोडा का कुल द्रव्यमान कितना होगा, 106 आया था ना, आया था ना रे। तो बस इतना नहीं गिनत करी, 10 को नहीं गिन रहे थे, समझ गया। तो ई बना मतलब कि कौन सी बन रहा है, धोबन सोडा। कोई दिक्कत, यानी कठोर अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल, धोबन सोडा का। सूत्र क्या होता है, Na2CO3 NH2। अगर बोलता है सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3 ही होगा। अच्छा बताओ Na2O एक प्रकृति क्या होगा, क्षार होगा क्या अम्ल, क्षारीय होगा क्या अम्लीय, ये बताओ। क्षारीय होगा, क्या होगा, यानी कि कौन सी है, धातु है, धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के क्या होते हैं, ध्यान रहेगा। यह हमारा था CO2 कैसा हो जाएगा, अम्लीय होगा। CO2 कैसा व्यवहार करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं, मार कर देखो एक आध दो और होगा, देखो जा नीचा गिरेला, उठ जा तो क्या और झुकते हैं, क्या होगा। अच्छा धातु जब जल से अभिक्रिया, कौन गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। जे रहेगा वह निकलेगा, सीधा समझ लेना, ठीक। हरदम वह अप्लाई करना, कोनो समीकरण दे अप्लाई कौन सी करेंगे, जे में रहेगा बशर्ते याद कौन सी रखना है, 4 चीजों में याद रखना पड़ता है। ऑक्सीजन हमेशा कौन चीज निकलेगा, पता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या निकलती है, ऑक्सीजन के। कहता है बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड मार देता है, चीटिंग के बाद अब में भाग लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना क्या नहीं हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने में नहीं हो सकता। क्लोरोफिल के बिना हो सकता है, जितना है ना सभ्य कुछ रहना चाहिए उसमें, क्या रहना चाहिए, आप ही बता सकते हो। जो होता है गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में किसके द्वारा होता है, अरे तो प्रक्रिया हो गया ना विसरण, किस रंध्र के द्वारा, जिसको एस्टोमेटा कहते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछे यही पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ध्यान रखने की चीज है, ठीक। देखो क्वेश्चन आंसर हो गया तो उसको बार बार रिवीजन करो तुम लोग, ठीक। अब कुछ चीजें हैं उसको हम पूछ लेते हैं, ठीक। बताओ अम्लीय वर्षा का पीएच मान किसके कारण होता है बता सकते हो, SO2 और SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O दे देगा तब कौन हो जाएगा, नाइट्रोक्स। इसको लाफिंग गैस भी, हास्य गैस भी हो जाएगा, ठीक। बता शुद्ध जल का पीएच मान 7, रक्त का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0.0। देखो इसमें देखो ऑप्शन के अनुसार काम होता है, कोई लिखल रहेगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र मतलब ज्यादा अम्ल होगा तो ओकर 0 होवे करे। जितना कम पीएच मान वो अम्लीयता क्या होगा, अम्लीयता गुण क्या होगा, अधिक होगा। तनु रहेगा तो ओकर 1.5 देने का, कितना देता है, ध्यान दे, समझ गया, समझा, ठीक। आगे देखो प्रबल क्षार दुर्बल क्षार बता दिए थे ना, आप कहते हो कि कंफ्यूजन रही जाता है, चीटिंग बात अभी तक क्वेश्चन कोनो सिद्धांत नहीं निकला है जैसे हम पूरा सिद्ध कर पाए कि अम्ल है कि क्षार है, सब अपन अपन ट्रिक लगा के बताता है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार 4-5 सिद्धांत है वो हम तो जरूर बता दिए कि जैसे अकार्बनिक यौगिक प्रबल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, अकार्बनिक यौगिक क्या होगा, दुर्बल हो, ये सब जैसे बताया जाता है। और जो मेन था देखो जैसे कि CH3 और COOH कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, क्या कर सूत्र है, सिरका, कैसा है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ये सब बस ये सब ध्यान रखना है तुमको। और दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है पूछा हुआ क्वेश्चन है, जे तू जानता है पीएच बारे में वो बाइक देगा, बताए थे ना कैसे, बस पॉइंट पकड़ना है, ये नहीं जब रटते जाना है, कहेगा एक पेज कैसे याद होगा, एक पेज याद नहीं करना, पॉइंट पकड़ोगे सब्जेक्टिव उसी तरह से लिखा जाता है, समझ गया। अपन क्या मान के गलत चलता है, गलत नहीं लिखना, बस पॉइंट को सही लिखोगे, बीच बीच में का छूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ऐसे कोशिश करना नहीं छूटना चाहिए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक या सिट्रिक कहते हैं जैसे जो भी कहें, ठीक। इमली का टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। बताएगा चीटी का डंक, फॉर्मिक क्या होता है, मेथोनिक। अच्छा फॉर्मिक अम्ल का सूत्र पूछ देता है कभी, बता
अच्छा बताओ, तोरा के बताए थे क्रियाशील मूलक, क्वेश्चन आया था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जगह में था, ऑक्सीजन के क्या अणु होता है, 2 अणु ककरा में होता है, बताया था ना तुम लोग। और क्या होता है बताओ कार्बोक्सिलिक का, बॉन्ड सी डबल OH, यो पूछता 2 अणु है, क्वेश्चन पूछने हैं। अच्छा कोई बात। अब विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, पाया जाता है ना, ये सब ध्यान रखोगे। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कर यानी कि मसूढ़ा का फूल जाना, पेशी के बीच क्या होता है, हाँ नहीं होता है, दरार आना, ये सब हो गया, समझ गया, ये सब होता है। अच्छा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस होता है। तेरा पूछ जाता है विटामिन ए के खोज करता कौन है, मैकुलन है। विटामिन बी के खोज करता है तो मैकुलन है। विटामिन के खोज करता है तो फंक है। कब किए थे, 1911 में किए थे। मतलब पीएच स्केल खोज क्यों किया, कब किया है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, अब क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। ठीक, अब देखो ये सब तो हो गया था, ठीक। अम्ल क्षार रही है, ठीक। अब देखो चीजें जो होगी धातु क्या होगी, धातु जो है ना, इसमें क्या कहता है, अगर कोई शुरू से डायरेक्ट धातु तरह पढ़ा रहा है ना, बहुत बुर्बकी है, समझ गया। क्योंकि इसमें जो होती है केमिकल बॉन्डिंग की चर्चा होगी। आज ये बच्चा परमाणु संरचना नहीं आता है, नहीं अथी होगा, समझ गया। इस पिछला व्यवस्था में परमाणु संरचना बताइले नहीं गया, तो खाली पता था धातु की परिभाषा, धातु चमकदार होते हैं, लेकिन ककरा वो निकालेंगे जो ककरा कहल जाएगा नहीं पता। तोरा ये जरूर बताए हैं कि धातु ककरा कह सकते हैं, जकरा बाह्यतम कोश में 1 2 3 रहेगा, कथी धातु होगा, और 5 4 से अधिक रहेगा वो धातु होगा, 4 रहेगा धातु उपधातु दोनों हो सकता है। यानी कि कार्बन क्या हो जाएंगे, अधातु। उपधातु की संख्या क्या है, 7 गो। उपधातु की संख्या 7 गो, ओकरा बारे में ध्यान रखना। आ तकर बाद कोई दिक्कत, सिलिकन जैसे हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब क्या है, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है, उपधातु है। बताए मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। पीतल क्या है, का मिश्रण 29 का मिश्रण, 29 मतलब तांबा 10, आकाशा किसका 29 50 का, तांबा और टीन का, समझ गया। 29 50 ऐसे ये याद रखेगा जैसे वो याद रखता है। दो बात बोले, कौन बात बता, पीतल का मिश्रण 29 थी, तांबा और 10 था, और टीन का मिश्रण, कांसा का मिश्रण। टीन की परमाणु संख्या कहते हैं, टीन की परमाणु संख्या, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या चिट बताएं तेरा, एल्युमिनियम कितना होता है, 13। एजी का, एयू का, आयोडीन का 53। आयोडीन अब बाद है, आयोडीन और धातु होती है क्या है, चमकीला है, क्या है, ग्रेफाइट भी अब बाद है, चमकीला भी होता है, सुचालक भी होता है। असमानता और धातु क्या होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, विद्युत के। मुलायम कौन होता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम, लिथियम, सीजियम, ये सब क्या होगा, मुलायम होता है, समझ गया। अब धातु शुरू करें। अच्छा उससे पहले तो परमाणु संरचना कुछ पढ़ाए हुए हैं, कुछ की पूरा पढ़ाए हुए, रिवीजन इस पे कम करवाए, तो बीच बीच में जो आएगा रिवीजन करने वाला बता देंगे, समझ गया। नहीं तो परमाणु संरचना का अगर पूरा देखना है तो आधा वीडियो होले है, पूरा एगो बना देंगे की, समझ गया। मिटाने वाला का मीठा हरिओम, उठेर वाला नहीं मीठा। चलो फिर धातु और धातु आप शुरू करते थे, ठीक। चलो धातु और धातु, इसमें भौतिक गुण होता है, रासायनिक। भौतिक गुण मतलब समझ, रासायनिक गुण का मतलब समझ। जे तोरा पास अपन प्रॉपर है, प्रॉपर का मतलब होता है ककरो पास बचपने से होता है, सुरीला आवाज होता है, क्या होता है, सुरीला आवाज होता है, तो वो अगर भौतिक गुण हो गया। अब कोई मेहनत से, बहुत ज्यादा मेहनत करके, या ना कोई केमिकल जैसे होता है ना, बहुत चीजें होती है। हम तू गाने पर नहीं लो, ठीक। रिएक्शन, रासायनिक मतलब रिएक्शन समझना, ठीक, बाद में आएगा। जे बचपने से है, जैसे कोयला में गुण जो है, भंगुर होने का बचपने से जखन से होकर प्राकृतिक रूप से है, और लोहा में कठोर होने का अथी शुरू से है। ऐसा नहीं है पिघलाते हैं तब ना पिघलता है रे, तू अगर रासायनिक गुण हो गया जो पिघल रहा है, चाहे पीट रहे हैं, क्या है, समझ गया। लेकिन जो भौतिक गुण है, पीटते हैं सोना, तू भौतिक गुण है, क्या है, पीटना होकर लंबा तार बनाकर भौतिक गुण है, समझ गया। तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण का मतलब, रासायनिक गुण का मतलब होता है कोनो चीज से अभिक्रिया जैसे करवाते हैं, तो आप बोलते हैं धातु का अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो वहां पर क्या हो, रासायनिक गुण हो रहा है, क्या होगा वो, रासायनिक क्या अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या कौन सी बोलेंगे,
रासायनिक गुण। अब भौतिक गुण की होगा, जो चमकदार है लोहा, बोलेगा धातु क्या है, चमकदार, ओकर कौन गुण है, भौतिक गुण है। तो अगर बचपने से गुण है कि धातु क्या है, चमकदार है। कोई बोलेगा कि ई लड़का ऐसे है, तो ओकरा बचपन से, आ बाद में ओकरा परिवर्तन हुआ, कोनो रिएक्शन, कोनो एक्सीडेंट भए गेलै, तब ओकर नाक मुंह टेढ़ भए गेल, तो कोन परिवर्तन। हाँ, ब्यूटी पार्लर में जेंडरे चेंज करवा ले। हमारा में एक लड़का था, जेंडरे चेंज करवा, 2 लाख रुपया देख जेंडर चेंज करवाया। अभी देखेगा तो लड़की है, लड़की जबकि लगता है, तो यह बात होता है। तो कौन परिवर्तन, रासायनिक गुण हो गया। अब ओकर की हो गया, तो यह समझना। चमकदार है, धातु कैसा होता है, चमकदार होता है। धातु विद्युत के क्या होते हैं, समानता, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, लेकिन क्या है, क्या धातु। तो हम बताए थे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातु और धातु में अंतर स्पष्ट करें। कभी काल पूरे में पूछ जाता है, अगर 5 नंबर में पूछेगा ना, तो बोलेगा कि धातु और धातु में भौतिक एवं रासायनिक गुण के आधार पर वर्गीकरण करें। समझ गया। तो अभी पर हम सब बता देते, पहले भौतिक गुणधर्म, तकर बाद आई बहुत फेमस क्वेश्चन है, समझ गया, लिखा है, हम बता देते हैं, रिवीजन करना तो है ही है, ठीक, रिवीजन तो ही करना है। और तकर बाद धातु, धातु के बाद एक बढ़िया चैप्टर है तुम्हारा, कौन, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक। कार्बन एवं उसके यौगिक है ना, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, तब कार्बन एवं कार्बन यौगिक पढ़ाएंगे, समझ गया। हाँ, जैसे पढ़ाए थे वहाँ, उल्टा पढ़ाए थे ना, तो उसी तरह पढ़ाएंगे। क्या किसमें दिक्कत है बता, सब शुरू से बताएंगे। पीरियोडिक टेबल में ना तू अकेले नहीं रहेगा, ध्यान रखना, इसमें यहाँ पर बहुते कोड रहेंगे, पीरियोडिक टेबल कैसे करेंगे, समझे। पीरियोडिक टेबल का अपने और पूछेगा और अच्छा से कर लेंगे, ठीक। उसमें हम लोग भी मेहनत करेंगे, हम रोड रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे, ठीक। देखो यहाँ पर दिया गया है, धातु में भौतिक गुण पढ़ते हैं, समझ गया। कहते धातु की सतह चमकदार होती है, इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। देख, धातु की सतह क्या होता है, चमकदार। पूछा जाता है धातु क्या होते हैं, चमकीला होता है, यानी कि चमकदार होता है। और धातु क्या होते हैं, चमकीले नहीं होते। बोलेगा धातु कठोर होते, बिल्कुल कठोर होते। और धातु कठोर नहीं होते, भंगुर होते। कैसे होते हैं, भंगुर। ऐसे समानता दिया जाता है, सभ्य अपवादों कुछ है दिया जाता है, धातु समानता कठोर होते हैं और धातु समानता क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, समझ गया। जत्ते सजा के लिखेगा, जत्ते अच्छा से लिखेगा वो है। कहता है कुछ धातुओं को पीट कर उन्हें पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, बिल्कुल बात सही। गुण कौन सी कहते, तोरा पूछा गया था, तन्यता एवं अघात वर्ध्यता से आप क्या समझते, पूछा गया था ना। मतलब अघात वर्ध्यता का मतलब क्या होगा, पीट पीट के बनाएंगे, चादर बनाएंगे, तो कौन जी बोलेंगे, एल्यूमिनियम पीट पीट के बनाया जाता है, बनाया जाता है ना, बनाया जाता है, पीट पीट बनाया जाता है। लोहो का बनाता है, लोहा क्या है, धातु है। एल्यूमिनियम क्या है, धातु है। अब तन्यता का मतलब समझो, तन्यता का मतलब तीर के तार बनाया जा सके। तुम लोग लिखाएंगे सोना, लिखाए थे ना, सोना के बहुत कम कुछ ग्राम में, कितना ग्राम लिखाए थे, सोना और कौन जी, चांदी। हाँ, सबसे ज्यादा तन्यता का गुण सोना में होता है, और दोनों इसी में होता है। तो सोना का कितना ग्राम रे, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। अब बोलेगा सबसे ज्यादा अघात वर्ध्यता एवं तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, सोना। और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, एयू ही है। एयू का लैटिन नाम यूरम होता है, क्या होता है, काहे बोल रहे पता है, ध्यान रखना। ये मतलब अगर पूछेगा सोने बोलना है, ओरम बोलना, पता चलेगा कि पूछ रहा है पापा का नाम, मौसा का नाम बता रहे हैं, समझ गया। ऐसा बात नहीं होना चाहिए, ठीक। एयू का मतलब बोलेगा कौन जी बोलेंगे, सोना। हमारा ई बोलेगा जब एयू का लैटिन नाम या सोना का लैटिन नाम, तो क्या बोलेंगे, ठीक, समझ गया। हाँ, जैसे बोलेगा एन क्या संकेत है, सोडियम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे नेट्रियम, समझ गया। आगे जो ये जो चांदी है 100 mg में 200 मीटर लंबी तार बना, mg मतलब मिलीग्राम, mg मतलब मिलीग्राम। ऐसे सोना के किलो में खरीदे छे, चोरियन होता किलो, चांदी में होता। अरे चांदी, हाँ चांदी किलो, अरे खरीदे वाला सोनो किलो में खरीदे छे। चांदी भी कितना है, 1 लाख रुपए। सोना कितना है, तो सोने पीने है रे, हाँ तो सोना पीने है। अच्छा कोई बात नहीं, शादी ब्याह करो बढ़िया से, कुछ शादी ब्याह करना, गले में लटकाए वाला ले लेना। अरे एकरा होगा, ही रखने होगा। अच्छा कोई बात नहीं, तोरो मिलेगा, आमन के तो मिलबे करे की। देखो इधर, उसके बाद कहता है धातु समानता उष्मा और विद्युत के क्या होंगे, सुचालक, क्या होंगे, सुचालक होंगे, ध्यान रखना।
और धातु में ग्रेफाइट, ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, विद्युत का चालन होता है, यानी कि सुचालक होते हैं। ठीक, आगे कहता है जो धातु किसी कठोर सतह से टकराती है और आवाज उत्पन्न, धातु का अगर कठोर सतह से टकराता है उनमें ज्यादा आवाज उत्पन्न होता है। और जब भंगुर रहेगा, कोयला का फोड़ते हैं तो आवाज उत्पन्न होता है, और ना टीना पर जाके मारो ना, खूब आवाज करता है। मोबाइल बंद किया रे। आगे देखो, कहते धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु के इस गुण को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो ध्यान रखना, पूछल जा सकता है। अघात वर्ध्यता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझें। किसके द्वारा, 2 नंबर में पूछ सकता है, समझ गया। आगे अच्छा बताओ, कठोर अधातु, कठोर धातु, कॉपी खोल जल्दी। हम मुंह लिखते हैं, ताऊ लिख, तब याद होगा। लिख, क्या ऊपर माजानो हो रहा है, थोड़ा लिखते जाओ। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आयरन मतलब एफ नहीं होता है जी, कॉपर मतलब Cu, कठोर धातु हो गया, पूछेगा। नरम धातु यानी कि मुलायम कौन कौन होता है, मुलायम में भी एक आध दो ध्यान रख। ये सेंटेंस लिखने में दिक्कत हो सकता है, सब कमेंट मत करना जो कुछ लिखना। पोटेशियम होता है, हाँ ठीक, मुलायम, ठीक है। सबसे अधिक अघात वर्ध, संकेत हम लिख रहे हैं, थोड़ा याद होना चाहिए सब कक्कर संकेत है ऐसा। ठीक है, नहीं छोड़ना, नहीं पकड़ने रहो, नहीं पकड़ा, चल हमरा तो चल सब हो, हमरा बोलबे नहीं करते। कठोर धातु FeCuLa, मुलायम धातु Na, सबसे अधिक अघात वर्धक AuAg, उष्मा सुचालक चांदी तांबा, उष्मा कुचालक HgPb। क्या हुआ, मच्छर काटता है मुजफ्फरा, मच्छरों बहुत, कचरा गाँव है, एगो लाइब्रेरी वहाँ खुलेगा ना, ठीक रहे। जल्दी लिखा अगला, लिख लिया। हो गया, लिखो जल्दी। ठीक, देखो, सबसे कठोर धातु, कठोर मतलब लोहा कठोर होता है। Fe मतलब क्या, आयरन यानी कि लोहा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसा पूछा जाता है कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा यानी कि आयरन। अब कॉपर, तांबा, कॉपर मतलब इहो क्वेश्चन पूछल जाता है कि नींबू में लिटिल रिप रोग किसकी कमी से होता है, तांबा की कमी से। किसमें, किसकी कमी से, नींबू में लिटिल लिप रोग किसकी कमी से होता है, तांबा कमी से। थोड़ा पूछल क्वेश्चन,
लिटिल लीफ, मतलब लिटिल लीफ नाम है रोग का हाँ हिंदियों में ना है, ठीक है, इस पूरा नाम है, हिंदी नाम है, समझ गया। एगो ध्यान रखना, तोरा पूछल जाता है धान में खेरा रोग किसी के, जस्ता कमी, जस्ता मतलब जिंक। देख ए एल एकर इस्तेमाल बर्तन में किया जाता है, एल मतलब एल्युमिनियम, परमाणु संख्या 13, परमाणु संख्या 13, ध्यान रखना। उसके बाद मुलायम धातु, मुलायम धातु मतलब चाकू से काटल जैसा। सोडियम और पोटेशियम एकर खोजकर्ता एक के हैं, कौन चीज, देवी, कौन है, देवी, ध्यान रखना। सबसे अधिक अघात वर्ग, सबसे अधिक यही, देखिए बाद दोनों ऑप्शन रहता है साथे में रहता है, इसीलिए दोनों साथे लिख दिया। अब देखिए उष्मा की सुचालक धातु, उष्मा सुचालक मतलब चांदी और तांबा, क्या तांबा से बनाया जाता है बर्तन, कैसे बनाया जाता है, यह कारण उष्मा क्या होता है, सुचालक। ठीक, आगे देख, उष्मा का कुचालक धातु Hg मतलब पारा, पारा का परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है। Pb लेड मतलब 82, ध्यान रहेगा इस, इतना ध्यान रखना। सबसे अधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, Au, तन्यता मतलब खींच कर तार बनाना, इतना ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा। आगे पढ़ते हैं, आगे कहता है धातु के रासायनिक गुणधर्म, ये सब अगर भौतिक गुणधर्म था, अंतर लिख लोगे भौतिक गुणधर्म में, एकरा में चमक होता है, एकरा में नहीं होता, एकरा में नहीं होता, ये सब कर दोगे। अब पीडीएफ तेरा पास है, ये तो हर फेयर अपन है, ये समझ गया। जहां फेयर नहीं होगा पीडीएफ नहीं, वहां ना में जहां पीडीएफ है फेयर है, पढ़ना तोरा है, ठीक, समझ गया। आज एकरा नहीं है वो टेलीग्राम पर आशा करो, जरूर मिलेगा। जब भी प्रोग्राम जैसे बैठेगा, कोशिश कर रहे हैं, ठीक। चलो देखते हैं आगे, रासायनिक गुणधर्म देखो। कहता है धातु का दहन, कहता धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती। धातु कौन चीज क्रिया कर रहा है, धातु कौन चीज क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से। कहता धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। कौन चीज बनाएगा, Na2O बताएगा। अब काहे Na2O लिखते हैं पता है, कथी लिखे Na2O, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में क्या इलेक्ट्रॉन बताए तोरा, एक संयोजकता कहते होगा, संयोजकता इंटरचेंज होकर लिखा था, पता है तोरा ना। देख इधर काहे ऐसा लिख देते हैं, की हुआ है, देख इधर काहे ऐसा लिखे, पता चला नहीं, पता चला। यहाँ Na था, यहाँ वो था, देख संयोजकता इंटरचेंज होता है। सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता 1, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कहते हैं 2, कहते हैं 2, दोनों इंटरचेंज होगा, तो कर 2 इन्हें जाएगा, कर 1 इन्हें जाएगा, तो है खातिर लेना करके लिखल गया है। हाँ यौगिक संयोजकता इंटरचेंज होता है, ठीक। हाँ तो वह तो बोल रहे थे, देखिए इधर, यानी कि धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है तो क्या बना रहा, धातु ऑक्साइड बना रहा है। तो हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड, क्या बोलेंगे रे, सोडियम, नाइट्रोजन और धातु है, क्या है, सोडियम ऑक्साइड। अगर राइटिंग बैठाना चाहें तो हमारा राइटिंग बहुत ही अच्छा है, सही है बोल रहा है, बहुत अच्छा राइटिंग है। आगे जैने बुझ के नहीं बैठाते थे, Na और ऑक्सीजन, यानी कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कौन सी बनाएगा, धातु ऑक्साइड। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति को पूछा जाता है। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति, ध्यान रहेगा। जैसे कि बताओ, आप बताओ क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड CuO, काहे एकरा पर 2 नहीं लगा, पता है, एक संयोजकता 2 होता है, एक को संयोजकता होता है 2 होता है, कुछ तत्व की संयोजकता 1 से भेजा गया था तो याद करना था, इसलिए नहीं भेजा जाता। कॉपर ऑक्साइड का रंग क्या होता है, बताए हैं, धातु ऑक्साइड बना रहा है, क्या प्रकृति क्या होगा, कोई दिक्कत, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला रासायनिक गुणधर्म था। की करेगा पता है, एक पॉइंट जैसे लिख लिया नहीं रासायनिक गुणधर्म, क्या एग्जाम्पल ज्यादा देंगे एकदम। जब भी एग्जाम्पल देंगे तो इधर Na लिखे तो इधर लिख देंगे सोडियम है, क्या है, क्योंकि वहां पास 3 घंटा समय है, इतना अच्छा से लिखेंगे नंबर देवे करे, अच्छा से लिखने रहेगा तब ना। तो अगर 90 नंबर दे रहा है, चैलेंज करेगा तो 98 नंबर करते, 99 नंबर करे,
अच्छा से लिखना ही नहीं रहेगा, अपने मन में डाउट रहेगा, 5 बार काट रही है चीज, 5 नंबर तक ऐसे ही काट लेगा, समझ गया। तो एकदम साफ साफ अस्थिर से लिखना है तब नंबर मिलेगा, समझ गया। तो अस्थिर से लिखेगा, सोडियम लिख देगा, यहाँ ऑक्सीजन लिख देते, यहाँ O2 लगा देते, वो नहीं लगाना है, क्या लगाना है O2, क्योंकि हम ऑक्सीजन का अनुसूत्र क्या होता है O2 होता है। क्या होता है, ये कौन परमाणु होगा, तो द्विपरमाणु। कौन परमाणु होगा, द्विपरमाणु। क्या होगा, अच्छा जल के बारे में 4 कौन चीज बता सकते हो तुम, अंकीय वाला, यानी कि अगर परमाणु की संख्या का क्या होगा, 2:1। 2:1, ठीक। परमाणु संख्या का अनुपात अगर परमाणु की संख्या कितना होगा, 3। 3 की बात बताया, आप बता। ये जल है, ये तत्व है कि यौगिक है, यौगिक है। यौगिक है, ठीक है। द्रव्यमान एक द्रव्यमान कितना होगा, 18। 5 पूर गया, 5 बात पूर गया। तो एगो लास्ट क्वेश्चन अगर आता है कि जल के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है, पूछल कितना होता है, 90। जल के बारे में इतना जरूरी ध्यान रखना। अब बोलेगा एकर क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रहेगा। अच्छा मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में बताओ, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना, 98 डिग्री, 97 डिग्री 2.5 देता है क्या, शरीर का सम्मान ताप 97 98 डिग्री फ़ारेनहाइट याद रखना, नहीं 97 2.5 देगा, ठीक है, यही देता है, 98 ही देता है, ठीक, ध्यान रखो। आगे इधर ध्यान दो, आगे दिया कहता है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या, ऐसे धातु के रासायनिक गुणधर्म बहुत सारे हैं, लाओ कॉपी और बताइए देते। तो हर जो नोट्स है ना बवाल नोट्स है, इसमें खाली उतने दिया गया जितना पूरा किताब में, तो हर नोट्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब कि जो थोड़ा ज्यादा इसमें दिया गया है थोड़ा नोट्स। चलो ध्यान दो, कहाँ से है रे रासायनिक गुणधर्म, आगे आगे अच्छा रासायनिक गुणधर्म लिखल है, पहला तो ये गया। अतः अच्छा धातु विद्युत धनी प्रकृति के होते, ये सब तो एगो हो गया कि तू अपने से बना सकता है, ठीक। धातु क्या होते हैं, धनी प्रकृति के, यानी कि धनात्मक एग्जाम लगता है। धातु क्या होते हैं, विद्युत धनी प्रकृति के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या देंगे, NaCl टूटता है तो Na+ होता है, Cl, ये सब बताने वाला बात हमारा नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 2 देंगे, नहीं 3 दे देंगे। हमको 5 नंबर पूछेगा तो कम से कम 2.5 पेज लिखना है, कितना पेज, 2.5 पेज, तभी ये नंबर देगा अच्छा साफ साफ। उसके बाद धातु क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति, धातु क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये का रासायनिक गुणधर्म है, क्यों है पता है, क्योंकि अभिक्रिया कर रहा है, यानी जब अभिक्रिया करता है O2 तब ना क्षारीय प्रकृति होता है, उससे पहले तो प्रकृति नहीं था, क्या कुछ था प्रकृति, अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि अगर क्या है रासायनिक गुण है, क्या है रासायनिक गुण। यो लिख सकते हो धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब देखो बस उभयधर्मी ऑक्साइड की ही चर्चा है, ठीक, उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ते हैं, लिखो रखो, ये सब अपन हट के लिख दोगे, ठीक, PDF पर होगा अपने समझ आएगा, ठीक। अब तो आप खुद से मेहनत करना है। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड पहली बताएं, कहता ऐसे धातु के ऑक्साइड जो या अम्ल क्षारक दोनों के तरह व्यवहार करते हैं। उभयधर्मी मतलब बीच वाला जानता है, बायोलॉजी में तू जानता है, उभयचर जानता है, एकलिंगी और अधुलिंगी दोनों तरह काम करता है, कौन जी बोलते हैं, वह हुआ कि जो अम्ल और क्षार दोनों के तरह व्यवहार करे, कौन जी बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे। देख अगर कुछ एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान ही रखना होगा, ठीक, चल देखो, कहता है उभयधर्मी ऑक्साइड उसी को कहता है, आगे किधर गया, बी कहता है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कि बोला अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा, ठीक। जैसे कि इसमें थोड़ा बोले थे ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है, इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, या पूछता है Al2O3 क्या है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, Al2O3 क्या है, डायरेक्ट याद रखना, Al2O3 का अभिक्रिया करवा रहा है HCl से, किससे करवा रहा है, किससे रे, HCl से बनाएगा कौन सी, जल्दी बता, जल्दी
AlCl3 plus H2O. AlC3 प्लस देखो कैसे Al, अब अगर Al2 है ना जना अमोनिया में होता है ना वैसे ध्यान रखना जब NH3 रहता है तब तक के बाद अमोनिया के बाद सब NH4 होता है इसी तरह इसमें क्या होगा एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा क्या हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड ठीक है अरे Al ऐसे रहेगा Cl3 यहाँ पर हो जाएगा ठीक एल्युमिनियम क्या हो जाएगा क्लोराइड तक बच गया कौन चीज H2O. क्या निकलेगा H2 निकलेगा H2O. अरे संतुलित कर रहा है अब संतुलित करो अपने पुर जाएगा सब ठीक ऐसे निकल गया Al2O3 प्लस HCl यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि अगर अम्ल से भी क्रिया करवाए तब निर्माण होगा एल्युमिनियम क्लोराइड का किसका निर्माण होगा अमोनियम क्लोराइड और किस कौन सी निकलेगा जल का निर्माण होगा किसका निर्माण होगा आई कौन सी है लवण है क्या है ये कौन सी है जल है अब कहोगे पूर्तात नहीं है जा 6 लगाओ जा 3 लगाओ अब देखो पूरा पूरा बात वो है समझ गया यह खातिर न तोरा अथी में न किताब में की करता है नहीं पूरा रहता तो बच्चा समझा दिया कहते ऐसा संतुलित कर देता है समझ गया एल के अंगा जादू लगेगा सी के बोला तो आप पूर्ण गया तो जो अब 2L थोड़े बोलेंगे सूत्र में बोलते हैं 2L नहीं बोलते क्या लिखल जाता है एक दिन तब नहीं बोलते क्या परमाणु तोरा है क्या है ये परमाणु है जैसे कि तुम लोग को बताते कैल्शियम सल्फेट COH का CO4 इंटू 2H2 कैल्शियम सल्फेट का सूत्र तो यही तक है ये बोला जाता है तो लगता है बात समझ गया पुराने के लिए किसके करने के लिए यानी कि अभिक्रिया होती है तो निर्माण होता है पुराते हैं तब ना थोड़ा दिखता है कि हाँ आप बन गया है सूत्र समझ गया तीन सब चीजों को बाद में लगाया जाता है क्या लगाया जाता है सूत्र तो पहले ही बन जाता है एक कौन सी पढ़ेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड एक कौन सी पढ़ेंगे जल ये कौन सी है लवण उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी ये ककरा सब अभिक्रिया करवाए HCl से करवाए यानी कि अम्ल से ठीक है ध्यान रखना अब देखो यही बोला गया था ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा क्या कर प्रदान करते हैं जल प्रदान को क्या बोलेंगे अम्ल से अभिक्रिया करवा दिए एकरा इसी में जो ध्यान रखना है थोड़ा सोडियम जिंकेट का निर्माण अभी करवाएंगे सोडियम जिंकेट का सूत्र तुम लोग बताएंगे Na2ZnO2 ठीक है देखो बस 2 एग्जांपल यह एग्जांपल लिखना है और कुछ कहियो नहीं पूछेगा उभयधर्मी ऑक्साइड का ये एग्जांपल बता देंगे ये एग्जांपल के अलावा तोरा उभयधर्मी ऑक्साइड में कोनो एग्जांपल पूछबे नहीं करेगा ध्यान रख कहियो नहीं एकरा रटो या कुछो करो एकरा तोरा ध्यान रखना जरूरी है समझ गया कहता Al2O3 NaOH क्या है क्षार है अभिक्रिया करवाओ सोडियम जिंकेट बनाएगा Na2Zn अरे एल्युमिनियम एसीटेट में बनता है इससे अच्छा जिंकेट बना रहे हैं Na2Al2 हो जाएगा AlO2 ठीक है एल्युमिनियम एसीटेट बनाता है ना एल्युमिनियम एसीटेट ठीक है अच्छा के बाद कौन सी बनाया रहा ये क्या है लवण है ये क्या है जल है एक नाम कौन सी सोडियम एसीटेट ही है शायद बिल्कुल सोडियम एसीटेट होगा एसीटेट एल्युमिनियम है ना नहीं एक नाम होगा सोडियम एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनेट ऐसे को हाँ यही नाम होगा ठीक यही है सही है ध्यान रखना सोडियम एल्यूमिनेट यही है ना नहीं कैसे ये हो सकता है बोल सकते हैं अगर रासायनिक तौर पे देखा जाए तो इसका हो जाएगा सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड सही है सही है क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड इसको कह सकते हैं वो भी सही है लेकिन अगर सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र पूछता है क्या बोलोगे Na2AlO2 क्या किससे अभिक्रिया करवाए थे सोडियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम ऑक्साइड से किसकी अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड उस किसका निर्माण होगा लवण तथा जल का निर्माण होगा कौन लवण का सोडियम ये दोनों थोड़ा ध्यान रखना है समझ गया ध्यान रहेगा कैसे बनाएंगे बराबर करके बना लोगे ठीक समझ गया आगे देख अब है एनोडीकरण लिखाया गया पढ़ दे एक बार हम समझ जाएंगे एनोडीकरण बहुत ही अच्छा है समझ गया आप पूछेगा एक नाम VVI लिख ले समझ गया हाँ एनोडीकरण टिक लगा VVI
एनोडीकरण, एनोड पंग अलग होता है, उसको अथी करते हैं, अभिक्रिया में पता चलता है एनोड पंग। नहीं लिखा है क्या एनोडीकरण? एल्युमिनियम थर्मी जरूर लिखा है। उथर्मित विधि होता है। एनोड पंख है और कौन है एल्युमिनियम थर्मिट विधि लिखा है, सर, ठीक लगा उसमें भी? नहीं, नहीं। पढ़ाए हुए होंगे, बहुत सही है। संचारण में लिखा है। वो ठीक लगा। संचारण, हाँ सर, संचारण पढ़ाए होंगे, सही बोला। अच्छा ठीक है, वो पीडीएफ भेजल है ना, देख लेना ना। चलो हम पढ़ते हैं। देखो, कहते हैं एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, वायु के संपर्क में क्या आता है? एल्युमिनियम आता है। बंद करो आप कॉपी, देखो इधर। कहते हैं एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। वायु के संपर्क में एल्युमिनियम आता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड पर एक पतली जो होता है ना, पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की इस परत इसे संक्षारण से बचाती है, ध्यान रखना। उसके बाद पतली परत का निर्माण होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संचारण से बचाती है। ये जो परत का निर्माण होता है, इसे किसको बचाता है? संक्षारण को। किसको बचाता है? संक्षारण। मतलब जना लोहा में जंग लगता है तो ओकरो में क्या होता है? संक्षारण होता है, ठीक, यानी क्षय होता है, ठीक। उसके बाद कहता है इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। इस परत को क्या किया जाता है? मोटा किया जाता है, और तब और सुरक्षित हो जाता है। क्या हो जाता है? और सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद कहता है एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु के एनोड बनाकर, क्या बनाकर? एनोड बनाकर तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन मतलब क्या कहता है? वियोजित किया जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? किसके साथ? तन्नु सल्फ्यूरिक, यानी कि वो में की रहता है, अम्ल कम रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल वाला, और क्या रहेगा उसमें? जल ज्यादा रहेगा। तभी ना तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे। अब बोलेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें होता है? बैटरी में होता है। कहाँ पाया जाता है? बोलेगा सीएल में किस अम्ल का उपयोग होता है? पूछा हुआ क्वेश्चन, तेरा बार बार पूछा गया हो, सीटेटर में देखा होगा, परीक्षा देता होगा, ठीक। आगे देखो, अब कहता है धातु के साथ जल से अभिक्रिया। यहाँ तक जो था ना, एक गुण तो बताया था, वह सब पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब है धातु की जल से अभिक्रिया। धातु की जल से अभिक्रिया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था। धातु की जब से जल से अभिक्रिया होगी तो कौन सा गैस निकलेगा? कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। धातु को जल से अभिक्रिया करवाएं, देख देख देख। असंतुलित करके हम लिखते हैं बहुत कम, ध्यान रखना। के कौन सी है? इन तो हाइड्रोजन दिख रहा है तो हाइड्रोजन निकलवे करेगा, कोनो बड़ा बात नहीं, बड़ा बात है रे। तो क्या बनाएगा? के एच बनाएगा रे, के ओ एच प्लस H2। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या बनाया? के ओ एच बनाया, और कौन सी बनाया? H2। यानी कि धातु की जल से जब अभिक्रिया, यहाँ पर लिखा गया धातु के जल से अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होते हैं? धातु ऑक्साइड, ठीक। धातु हाइड्रोक्साइड हो गया है, ठीक। हो जाएगा ये धातु। अरे एकरो का अभिक्रिया करेंगे, देखा क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड का होगा। अब पर हाइड्रोक्साइड लिखल होगा, ऑक्साइड नहीं लिखना था। क्या लिखना था? हाइड्रोक्साइड। OH ही आएगा हमेशा। ये क्या है रे? क्षार है, क्या ना? क्षार। क्या है? कौन क्षार? प्रबल क्षार। कौन सा क्षार? पीछे में कार्बन नहीं दिख रहा है, कार्बन नहीं दिख रहा, कौन सी होगा? ये हम सब पे लागू नहीं कर रहे। अभी तक ऐसा कोनो सिद्धांत नहीं लगा निकला है जो सभी पे लागू। हाँ तो ही ना, अभी तक कोनो नहीं निकला है, पूर्णता प्रूफ नहीं कर पाया, समझ गया? आगे देखो, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है? जैसे देखो Mg प्लस HCl, तो हाइड्रोजन दिखे तो हाइड्रोजन निकलेगा। कौन सी निकलेगा? निकलेगा ना। जैसे देख MgCl2 कराता है, क्या बनता है रे? MgCl2 और निकलेगा, समझ गया? क्या रासायनिक गुण होगा? 3 हो गया। अब कहता धातु लवण के साथ अभिक्रिया। धातु की धातु लवण के साथ अभिक्रिया, वो है बात विस्थापन अभिक्रिया वाला बात। कौन सी वाला बात? विस्थापन वाला बात। यानी कि कम अभिक्रियाशील धातु अपने से अधिक अभिक्रियाशील तो क्या क्या करता है? विस्थापन। जैसे NaCl वाला रहता है ना, द्विविस्थापन में भी देखते हो ना, आयन का आदान प्रदान कर लेता है, करता है, बस वह वाला बात है, ठीक। एक बार एजिया पढ़ते हो, लिखा है इसके बारे में कुछ?
लिखो एक्वारेजिया लिख के ध्यान से, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। लिखना, रोयल जेल का लैटिन शब्द है यह। लिखो, यह रोयल जल का लैटिन शब्द है, यह रोयल जल का लैटिन शब्द है, यह रोयल जल का लैटिन शब्द है। कोमा करके लिखना, यह 3:1 के अनुपात में, यह 3:1 के अनुपात में, यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को भी गला सकता है, 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 यह गोल्ड को भी गला सकता है। लिखना इसी में, लिखो एक्वारेजिया, एक्वारेजिया दर्ब होने के साथ साथ, एक्वारेजिया दर्ब होने के साथ साथ, एक्वारेजिया दर्ब होने के साथ साथ, एक्वारेजिया दर्ब होने के साथ साथ परवल संक्षारक है, एक्वारेजिया दर्ब होने के साथ साथ परवल संक्षारक है, परवल संक्षारक है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम, यह गोल्ड एवं प्लेटिनम, यह गोल्ड एवं प्लेटिनम जैसी धातु को, यह गोल्ड एवं प्लेटिनम जैसी धातु को गलाने में सामर्थ है, यह गोल्ड एवं प्लेटिनम, कोई बात नहीं, यह गोल्ड एवं प्लेटिनम जैसी धातु को गलाने में सामर्थ है, गलाने में सामर्थ है। सक्रियता सही नहीं पता है ना, सबसे अधिक अभिक्रियाशील बोलेगा तो क्या होगा, सोडियम पोटेशियम दोनों ध्यान रखना, और सबसे कम अभिक्रियाशील बोलेगा तुम लोग पहले गोल्ड ध्यान रखना। गोल्ड ऑप्शन नहीं रहेगा तब कौन सी रहेगा, पीटी रहेगा, कहोगे दुन्नू रहेगा। अब दुन्नू देखो प्रॉपर वे में अगर पूछा जाए, कोई सरकारी एग्जाम होता है तो दोनों सब नहीं दे, समझ गए। अगर इन चीज़ों में तो हर सेट में मिल जाता है, कौन आशीष पब्लिकेशन में एयू रहे पीटी रहे दोनों रहे, तो मारना क्या है, एयू ही मारना है। क्योंकि कोई भी अगर आंसर टिक करवा रहा है तो कौन चीज़ करवाएगा, एनसीईआरटी ने करवाएगा, वैल्यू ज़्यादा एनसीईआरटी का है ना, ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी में एयू तक ही दिया गया है, जैसे प्लेटिनम तुम्हारे शायद भारतीय भवन में, समझ गए। तो दोनों ध्यान रखना, गोल्ड एवं प्लेटिनम। अब हो गया, देखो कहते यहाँ पर लिखा है बरोमीन कैसी धातु है, क्यों धातु, बरोमीन अधातु, दर्भ अवस्था में पाया जाने वाला क्या है, अधातु है, ठीक, पूछा जाता है, ठीक। आगे कहता है अधातुएं के गुणधर्म, धातु तो खत्म हो गया, धातु के रासायनिक गुणधर्म भी बता दिए और
भौतिक गुणधर्म भी पता है। धातु के भौतिक गुणधर्म चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये सब लिख दोगे ना, ठीक। अब देखो अधातु को हम बात करते हैं, बता अधातु अघातवर्ध होते हैं, नहीं होते हैं। धातु क्या होते थे। तन्यता का गुण इसमें होता है नहीं, क्योंकि भंगुर होते, इसमें तन्यता का गुण कहाँ से आएगा, ठीक। कहता है ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आगे कहता है अधातु में चमक नहीं होती है। कहता है अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं, निम्न होते हैं। कहता है अधातु कमरे के ताप पर ठोस या द्रव या गैस के रूप में हो सकते हैं। क्या है, ठोस, द्रव या एक क्यों आता है ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में कमरे के रूप में पाया जाता है, ठीक। अब एक रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते, क्या पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक गुण। जैसे धातु का पढ़ते उसको इसी का भी, इसका भी पढ़ेंगे, ठीक। इसका भी 3-4 रुझान होंगे, ठीक। और जो कि इंपॉर्टेंट ही होता है और इससे पूछा भी जाता है, ठीक। ध्यान दो, कहता है अधातु के रासायनिक, पहला है कि यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे। किसके साथ करेगा, देख कार्बन क्या है, अधातु है। अरे इधर देखो कार्बन क्या है, बनाया कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो वहां पर न जब धातु कर रहा था कौन जी कह रहे थे, धातु के ऑक्साइड, यहाँ कौन जी कहेंगे, अधातु के और किस प्रकृति के, बोलेगा CO2 जो है किस प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति। उसी तरह देख सल्फर क्या है, धातु है, धातु अधातु। परमाणु संख्या कितना होता है, 16। बाह्यतम कोश में 6 होती, क्या हो जाएगा अधातु। SO2 अम्ल वर्षा का कारण भी है ये। तो अगर अधातु का ऑक्साइड है किस प्रकृति होगा, पहला समझ गया। जिस तरह से उसी का उल्टा करते जाना, ठीक। उसके बाद कहता है नोट, धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते एवं जल में घुलकर कौन आयन देता है, देखो कहता है धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते एवं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते। जैसे देखो अधातु के ऑक्साइड है, अधातु जैसे कि देखो CO2 क्या बनाता, कौन अम्ल, नोट में इसको लिखना जरूरी है, तुमको ध्यान भी रखना जरूरी है। बोले कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। मतलब इसके बाद कौन चीज हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स। किसके बोलता है, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस, ध्यान रहेगा ये, हाँ बोलो ना, हाँ। आगे कहता है अम्ल के साथ अभिक्रिया, कहता है अधातुएं सल्फ्यूरिक एवं सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। बात सही, दो ध्यान रखना, अधातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करती है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3 होता है। ध्यान दे, देखो यहाँ चलो देखो, किया बनाएगा कौन सी, ऑक्साइड बनाना, बना देखा था, हाँ बन गया, आया उल्टे बना, H2 होगा कि SO2 होगा, SO2 H2O से बना एक मिल का भी क्रिया करेगा तो उधर का वाला बनाता है। H2SO देख पुरान एक रखा लिया अब तो बनल तो है ना, सल्फर डाइऑक्साइड तो बनेगा ही। जखने क्या आया, सल्फर आया और धातु है, सल्फर डाइऑक्साइड तो बनना तय है, ठीक। और यहाँ पर आप करेंगे कि क्या भी है इधर, सल्फर दो गो, ऑक्सीजन क्या है इधर, क्या है, माना के क्या लगाते हैं, 2 लगाएंगे पूरेगा, नहीं पूरेगा, 3 लगा अब पूरा ऑक्सीजन क्या हुआ, देखो हाँ 3 नहीं 2 नहीं पूरा सल्फर हमको 2 ही पूरा गलती से साथे पूरा गलती बना है। SO2 H2O से मिलता है तब बनाता है। SO2 इधर का वाला बनेगा पहले, इधर का SO2 और H2O मिलाएंगे। अभी असील पढ़ा रहे हैं। अम्ल के साथ कथी बोला है, जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। पहले जल से करेगा तब ना। अच्छा
और धातु का ऑक्साइड SO2 जल से करेगा। पहले बोला क्या से देख, ऐसे इसमें देखो बुक में समीकरण कैसे दिया रहता है। देखो बोला क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया किसका, कहता है अधातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ध्यान दे, H2SO4 है ना, किया क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और निर्माण जो करती है सल्फर डाइऑक्साइड और जल का करती है। अब इसमें पुराने की बात रही तो थोड़ा दिया गया है समीकरण कैसे दिया होगा देख लेना। अब देखो पूरा 2H2 तो यहाँ पर आइबे करता है, सभी में बनता है पूरा। तो यहाँ पर अगर 2H2 माना कि यहाँ पर 2 देते हैं तो 4 हाइड्रोजन हो गया। हमको तो यहाँ मजबूरी है यहाँ लगाना 2, मजबूरी है ना 2 लगाना। जखने यहाँ 2 लगाएंगे तो हमें 3 लगाना पड़ेगा, समझा। तो यानी कि अधातु किससे भी क्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो निर्माण किसका करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और इसी तरह देखो दूसरा कह रहा है फास्फोरस को कर रहे हैं HNO3 से, फास्फोरस को HNO3 से कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना बनाता कौन चीज, क्या कर सूत्र है पता है, H3PO4 कौन नाम लगा सूत्र भूल रहे हैं, यहाँ पर लिख लो ने, ध्यान दो कोई बात नहीं बोल देंगे, इस सूत्र का नाम भूल रहे हैं, पता है कौन सी सूत्र है, अम्ल का है, किसी अम्ल का, नहीं होगा बुक में लिखा होगा। ठीक, NO2 बनेगा, इस समीकरण को फिर से हम कर देंगे कोई दिक्कत, H2O बनेगा। ठीक, और ध्यान रखना 5NO3 होगा, छोड़ो ना अभी कभी सच नहीं मारना। देख यहाँ देख, यहाँ पर थोड़ा समीकरण कैसे दिया गया देख, थोड़ा कुछ ध्यान नहीं रखना है, हम जो बोलते हैं समझ गया। यहाँ 5 कौन सी लगे उससे कोई मतलब नहीं, समझ गया। फास्फोरस का कर अभिक्रिया कौन सी से, नाइट्रिक अम्ल से बनाएगा H3PO4, आकर देख लेना कौन सी नाम है, भूल रहे हैं। और कौन सी निर्माण करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, किसका, यानी कि कौन सी ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, कौन सी ऑक्साइड, और कौन सी निर्माण कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है, किसका निर्माण कर रहा है, जल का। ये एक चीज ध्यान रखना तुम कि बोलेगा जब अधातु जो है किससे, अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जल किसका निर्माण करता है, जल प्रदान करता है, और धातु का ऑक्साइड हमेशा निर्माण हुआ, देखो हुआ निर्माण रे, फास्फोरिक एसिड, ठीक सही बोले ना, फास्फोरिक एसिड अम्ल है। यहाँ ध्यान दे, जब भी अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या, किसके साथ, जब भी अधातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो धातु को ऑक्साइड बनाया, जल प्रदान किया। ऐसे भी जानते हो धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ध्यान रहेगा जब बोलेगा तो पूछेगा अधातु जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो किस ऑक्साइड का निर्माण करती है, तो अधातु के ऑक्साइड, किस ऑक्साइड का निर्माण करती है, और कौन सी प्रदान करती है, तो जल प्रदान, कौन सी प्रदान करती है। अब पूछेगा कि फास्फोरस जो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो किस अम्ल का निर्माण करते हैं, फास्फोरिक अम्ल, किस धातु के ऑक्साइड का निर्माण, NO2 का, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का, कौन सी प्रदान करता है। ये दोनों थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा, समझ गया। और समीकरण को बार बार लिखोगे अपने, समीकरण में पुराना रहता है। ठीक, और जल में हमेशा जानते हैं जल को तोड़ते हैं तो 2H2 आ जाता है ना, उस वाला बन जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस करने की चीज है। ठीक, आगे देखो, कहता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, कहता है अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं, बात सही है। अधातु देख, क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, Cl, तो ये अगर मिलेगा कौन सी बनाए, सल्फर क्लोराइड बनाएगा, H2 और Cl2। सल्फर को H2 क्या लिखे पता है, क्लोरीन को तो हम Cl2 लिखवे करते हैं, अगर बात हम क्वेश्चन क्या हो दो तो दो समझ गया कि क्या हो गया, सल्फर क्लोराइड क्या बोलेंगे। तो ध्यान रखना बोलेगा और धातु को जब क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं किसका निर्माण होता है, क्लोराइड का, किसका निर्माण होता है, क्लोराइड का। आप कहता है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर, लेकिन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा दो, किसका निर्माण हुआ, H2S, किसका निर्माण हुआ। ठीक, करवा दोगे इसी तरह। आप कहता है उत्कृष्ट गैस, लिखो कुछ क्वेश्चन, आप कल कुछ क्वेश्चन लिख ले, उसके बाद कल उत्कृष्ट गैस के नाम जानते हैं, पूछ लेते हैं, जो नहीं पता होगा वो लिखना। उत्कृष्ट गैस की अभी संख्या कितना है, अभी ध्यान रखना अच्छे, इसके बेहतर क्वेश्चन कितने हैं, 8, हीलियम के बेहतर क्वेश्चन कितने हैं, 2, और बाद सब संयोजकता पूछ रहे हैं
0, ठीक। अब देखो द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु पारा, ठीक है, ये नहीं लिखना। कहता है ऐसी धातु जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, लिख, गैलियम और सीजियम लिख। ऐसी धातु जिन्हें हथेली पर लगने पर, ऐसी धातु जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, ऐसी धातु जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। देखो गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम। क्षारीय धातु का नाम बताओगे? फर्स्ट वर्ग के जितने भी सब धातु क्या है, सब क्षारीय धातु है, ठीक। ये सब तो पीटी में पढ़ेंगे, ठीक। और ऐसी धातु का नाम बताओ जो विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ऐसी धातु का नाम बताओ जो चमकीला होता है, आयोडीन। आयोडीन की परमाणु संख्या कितना होता है, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।